आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि वंदे मातरम कोई आम नारा नहीं बल्कि एक मंत्र है, एक ऐसी ललकार है जिसने आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान मुल्क को तवानाई, हौसला और तहरीक फराम की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वंदे मातरम ने न सिर्फ कौम परस्ती के जज्बे को मजबूत किया बल्कि ये हिंदुस्तानियों की इज्तिमाई सोच, यकजहती और अज़म की अलामत रहा है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज भी ये नारा नौजवानों के अंदर नई उमंगें और जोश पैदा करता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर आज़ादी के जिन्होंने जान दी है, इस आज़ादी के लिए, मुल्क के लिए, उन्हें खराज अकीदत भी पेश करते हुए कहा है कि मुल्क की आज़ादी में जिन बहादुर सपूतों ने कुर्बानियां दी हैं उनके दिलों में वंदे मातरम की गूंज ही ताकत बनकर उभरी है। मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ दिन पूर्व जब वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था तो मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी, उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी जब जोड़ने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। मुस्लिम मजहबी रहनुमा मौलाना साजिद रुश्दी ने कहा है कि 150 साल बाद आज वंदे मातरम के जरिए मुल्क के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम किसी की हुब्बुल वतनी साबित
नहीं कर सकता। दोस्तों, 150 साल पुराने एक गीत जिसको वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, आज 150 साल के बाद फिर उस पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग वंदे मातरम को थोपने पर लगे हुए हैं, जबकि देश का संविधान आर्टिकल 19 में ये कहता है कि हर आदमी को इजहार राय की आज़ादी है, यानी वो जो बोलना चाहे, जो ना बोलना चाहे, उसको ये संविधानिक आज़ादी है। उस पर कोई चीज़ उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी आस्था के खिलाफ थोपी नहीं जा सकती। लेकिन संविधान की अनदेखी करते हुए कुछ लोग जिद पर अड़े हैं कि मुसलमान क्यों नहीं बोलना चाहते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में 2006 में यह कहा था कि राष्ट्रीय गान, अगर राष्ट्रीय गान के लिए कोई आदमी खड़ा भी नहीं होता है तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो राष्ट्रगान के लिए भी अगर कोई आदमी खड़ा ना हो तो उसको देशद्रोही नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। आप राष्ट्रगीत के लिए मुसलमानों को देशद्रोही साबित करना चाहते हो कि जो राष्ट्रगीत नहीं गाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, वो देश प्रेमी नहीं रहेगा। सारा देश प्रेम राष्ट्रगीत में लाके खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि जंगे आज़ादी में इस गीत को जब गाया जाने लगा तो मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो उस वक्त के उलमा थे, उन्होंने कहा कि भाई पहली जो इसकी 2 लाइन है उसको तो हम गा सकते हैं, लेकिन आखिर की जो लाइनें हैं, बाद की जो लाइनें हैं, वो हमारी आस्था के खिलाफ हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। हम धरती को माँ नहीं मानते, हम धरती को देवी नहीं मानते, हम धरती को दुख देने वाली, सुख देने वाली नहीं मानते। ये आपकी आस्था हो सकती, हमारी नहीं है। तो उस वक्त 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में इस पूरे गाने को नहीं गाया जाएगा और मुसलमानों की आस्था का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। तो सवाल यह है कि आज 150 साल के बाद में क्यों फिर मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। मैं इसको कंडम करता हूं और संविधान के विपरीत कोई भी बात। ऑपरेशन सिंदूर और अगस्त के तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन की बासाबादकारी के सिलसिले में एक अहम कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू जिले के मुख्तलिफ मकामात पर 350 रिहायशी मकानात की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। हुकाम के मुताबिक हर घर की तामीर पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि ये तमाम मकानात प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जदीद तर्ज तामीर के साथ 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होंगे। इंतजामिया का कहना है कि ये घर 6 माह के अंदर मुकम्मल करके मुतासरा खानदानों के हवाले कर दिए जाएंगे। HRDS ने भी बाज़ाबादकारी मंसूबे में अहम इश्तराक का ऐलान किया है। इदारे की जानिब से मुतासरा खानदानों को 15 साल के लिए मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस, बाकायदा मुफ्त तिबी मुआयने की सहूलत और जिन इलाकों में कनेक्टिविटी मौजूद नहीं वहाँ इंटरनेट कनेक्शन की फराहमी का भी एहतमाम किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि इकदाम सैलाब और ऑपरेशन सिंदूर से मुतासरा खानदानों की बहाली में संग मील साबित होंगे, जबकि जदीद और मजबूत मकानात उन्हें महफूज और बावक्का रिहाइश फराम करेंगे। किया गया है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिजाइन द्वारा निर्मित किया जाएगा ताकि सभी परिवार आराम से, सुरक्षित और शांति से उन घरों में रह सके। स्वयं संस्था ने समय सीमा तय की है कि शिलान्यास के 6 महीने के भीतर इन घरों को बना करके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर 5वें वर्ष में HRDS स्वयं इन घरों की पेंटिंग और मरम्मत का कार्य भी करेगी और इसका पूरा खर्चा संस्था स्वयं उठाएगी। जिस दिन से यह नवनिर्मित घर प्रभावित परिवारों को सौंपे जाएंगे, उसी दिन से HRDS अपने खर्चे से परिवार के सभी सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगले 15 साल तक देगी। HRDS इंडिया की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों का हर वर्ष फ्री हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा और जिन इलाकों में कनेक्टिविटी है वहां बन रहे सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा भी संस्था के द्वारा प्रदान की जाएगी ताकि दूरस्थ इलाके में इनके बच्चे पढ़ सकें।
चूंकि ये घर ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे हैं, इसलिए मैंने प्रार्थना की थी स्वामी जी से। बहुत लोग ऐसे होंगे जो माल मवेशी रखकर अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाना चाहेंगे, उसे भी स्वामी जी ने स्वीकृति दी। कैटल शेड और बाउंड्री का निर्माण भी किया जाएगा। राह और सलोद गांव के 23 घर शामिल हैं। ऐसे लैंडस्लाइड में इन 23 परिवारों के घर पूरी तरह तबाह हो गए थे। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 महीने से जिला प्रशासन उन परिवारों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहा है। उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था की गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन ने मिलकर के ऐसे सभी पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया है जिनको सख्त जरूरत थी। अब ये सभी 23 परिवार, मुझे लगता है कि इनके सदस्यों के लिए जीवन में तरक्की का ये घर एक मजबूत आधार बनेगा। मैं समझता हूं जम्मू जिले के सभी 350 इधर इन घरों से फायदा उठाने वालों ने कहा है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी हुकूमत और HRDS तंजीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें ऐसे फ़वाइद फराम किए हैं क्योंकि उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा है कि सैलाब की वजह से उनका सब कुछ तबाह हो गया और वो बेघर हो गए थे। जो बाढ़ हुई थी ना, बाढ़ के कारण जो घर थे वो बिल्कुल डैमेज हो गए, गिर गए। तो उसकी वजह से चलो आज हमको इन्होंने बुलाया था कि आप आओ, तो आज हम आए। आज थोड़ी सी राहत मिली है। जैसे 350 घर का निर्माण करवाने के लिए बोल रहे हैं कि 350 जो घर हैं वो जल्द से जल्द तैयार होंगे। 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे। वो घर भी ऐसे नहीं होंगे, उनमें काफी जो पैसा लगेगा उस घर को बड़ा अच्छा घर बनाएंगे। उसमें हर एक फैसिलिटी जो देने के लिए आज बात हुई है, तो खुशी है हमें कि आज जितना थोड़ा सा दुख भी होता है, उस समय दुख था, चलो आज बुलाया जहाँ पे खुशी है। तो धन्यवाद करते हैं हम मनोज सिन्हा जी का भी धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार का, अपने विधायक जुगीर सेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आई उधरों दौड़ी दिखेर घर कैसे तबाह हुआ था? शेलिंग की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से? इसने बारिश वजह क्या हुआ था? इयां चली गई जगह इयां मैं फिर इयां कुछ कर रही, फिर इयां दिखा रूमा आखा एक कमरा है, क्या कमरा है उसे 11 करना, एक ही कमरा था। इक्के कमरा हा। ओदे बकरी छिल्ली रखनी, इयां उत्थे बननी मींगने गोए विच मैं रौंदी रही। मैं कुछ मदद नहीं की मारी। अब आपको मकान मिल रहा है, 6 महीने में मकान कंप्लीट हो जाएगा, मकान मिलेगा, कितनी राहत महसूस कर रही हैं आप? बड़ी सोच करती मैं, कोई टेंशन मारे दिमाग ही बनी है। मारे दिमाग की बड़ी टेंशन है, बोझ इयां चढ़ता सिर्फ। छोटा बच्चा है, मनुख माड़ा सिराव नहीं है, बहुत वजह में रही विपता विच कटदी, मैं किसी को सुनाया नहीं। कितनी मुसीबतें देखी? बड़ी दिखी है, ये थोड़ी परेशानी है। अब राहत महसूस कर रहे हैं आप, मकान मिल रहा है। चलो खुश हूँ, मिलो मैं एक कमरे में गुजारा करती रही, हमारी कुछ नहीं मदद की। बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह हाँ बाढ़ की वजह से वो गिर गया था। और उसके बाद मुझे राशन, वो टेंट वगैरह दिए गए रहने के लिए, और खाना भी मिला, हमें खाने के लिए भी मिलता था। अब जो स्वामी जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और गवर्नर साहब का, कि जिन्होंने हमें घर बनवा के देने के लिए बोल दिया 6 महीने के अंदर अंदर। उस दौरान कितनी मुसीबतें झेली आपने, कितनी परेशानी आई आपको? हमें को बहुत परेशानी आई। हाँ, कोई बाहर रहने के लिए नहीं रहता था, उधर से शेलिंग हो रही थी, वो जो चल रहा था, दड़ोदड़ हो रहा था, धमाके चल रहे थे, उसके डर से भी हम नहीं रहने के लिए रहता था। हमारे कई कच्चे मकान थे, हमें तो डर लगता था कि ये ऐसे ही। अब कितना रिलीफ मिल रहा है आपको? एक मॉडर्न डिजाइन का घर आपको जो है मिलेगा, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी 15 साल की होगी, हाँ। कनेक्टिविटी नहीं है तो इंटरनेट भी देगी, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। तो कैसा लग रहा है अब आपको, कितनी खुशी हो रही है? हम बहुत खुशी हुई है हमें ये करने के लिए, हम इतना हमें सुलता मिल गई, बहुत खुश हैं हम इससे। और हमारे लिए घर बन के रहने के लिए हमारा परिवार भी खुश रहेगा। और उनको बोला था कि इंटरनेट भी देंगे पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम गवर्नर साहब का। हमारा मकान गिरा था, डैमेज हो गया था, जमीन मकान सब खत्म हो गया। सारा खत्म हो गया हाँ था। जी। अब आपको मकान मिलने वाला है, 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने की बात कही गई है, और जो है पूरी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस भी जो है वो दिया जाएगा, 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, पूरी सहूलियात दी जा रही है। जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे इंटरनेट भी दिया जाएगा। तो अब राहत किस तरीके से महसूस कर रही है? राहत में बनेगा तो ठीक है, राहत ही है, मतलब मोदी सरकार की भी और
गवर्नर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इतना हमारे साथ हो जाए तो और हमें क्या चाहिए, घर से बेघर है अब हम, कोई रहने का कोई मतलब वो नहीं है, तो हो जाए तो बहुत अच्छी घर बात है। तबाह हो गया, कितनी मुश्किलात देखी आपने उन दौरान? मुश्किलात बहुत मैम, इस 3-4 महीने में मतलब इतना ऐसे लाइफ में कभी ऐसे दिन देखे नहीं थे इससे पहले, जो अब देखना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं घर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जरीबल तनवीर सादिक ने आज बाब जहरा का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह के मौके पर तनवीर सादिक ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि शहर श्रीनगर को मजीद खूबसूरत बनाया जाए और तवारीखी मकामात को जाज़ब नज़र बनाना, ताकि ये मकामात दिलकश और खूबसूरत बनने के साथ साथ यहाँ सयाहत को भी फ़रोग मिल सके। बाब जहरा इसमें थोड़ा सा हमें ब्लैकिश और रेडिश मैं शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट का कि जितने भी हेरिटेज और म्यूजियम के हिसाब से शहर श्रीनगर में, क्योंकि ये एक जिसको हम कश्मीरी में पिरवर कहते हैं वो है, जिधर आस्थान हैं या जो बड़ी बड़ी हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे, जिसमें शहर श्रीनगर में बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें चाहे वो मखदूम साहब है उसकी रेनोवेशन, फिर अहमद शाह मचाम साहब उसकी, ये जो है आस्थान मीर शमसुद्दीन इराकी उसका, फिर उसके बाद कल मैं मियां शाह साहब रैनावारी में गया, उसी तरह दरगाह आस्थान और बाकी जो भी हैं यहाँ शहर श्रीनगर में, उसको किस तरीके से रेनोवेट करे, इम्प्रूव करे, और जो इसका जो मेन जो इसका जो एस्थेटिक टेस्ट है उसको बरकरार रखना, लेकिन उसको इम्प्रूव करना। उसमें मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे जो अप्रूव हुए हैं, उसी सिलसिले में ये सब कुछ हो रहा है। कल जब परसों उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे दरगाह के गेट्स किए, उसी तरह 2-4 और इलाके हैं, रानावारी में है, वहाँ कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि हर जगह पहुँचना। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि शहर श्रीनगर को खूबसूरत बनाना है, एस्थेटिक बनाना है। अगर आप बाहर के इस्लामिक कंट्रीज में जाएंगे तो उनके जो गेट्स होते हैं वो बड़े एस्थेटिक टेस्ट में होते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो ड्रेनेज है, सीवरेज है, उसका इम्प्रूवमेंट बहुत अहम है। मैं अभी भी मानता हूँ जो स्मार्ट सिटी था वो एक मेजर फेलियर था, जहां उनने डाउनटाउन का सीवरेज नहीं किया, तो मुझे लगता है उसमें किसी न किसी तरीके से कोताही हुई। JKAS तनाज़े पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया पोस्ट्स को बदकिस्मत करार देते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। अफसोस है कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपने कोई चीज पिछले 2-3-4 सालों से की थी तो आज उसी चीज के लिए आपने क्वेरीज उठाने का क्या गर्ज था। अगर जो ये केएस एस्पिरेंट्स का जो यहाँ की जो चुनिंदा सरकार ने उन्हें अप्रूवल देकर भेज दिया था, तो उसमें दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, उसको अप्रूव करने देना चाहिए था। तो क्वेरीज उठाना ही ये था कि किसी तरीके से इसमें डिले टैक्टिक्स हो, और वही अफसोस हुआ, वो हुआ। और हमने बार बार वही बात कही, जो चीज 2024 2023 में ठीक था तो वो 2025 में ठीक क्यों नहीं है, वही हमने बात उठाई। अब अफसोस है कि इसको इतना ब्लो अप हो गया है, ये होना नहीं चाहिए। हमारे छोटे बच्चे हैं जो ये अपना एग्जाम देना चाहते हैं, रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जब पिछले साल ठीक था, उससे पहले साल था, इस बार भी ठीक था। अब उन्हें क्वेरीज भेजी है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब उसमें दूसरी एक प्रॉब्लम होगी कि जीएडी ने वो पीएससी के पास भेजा, क्योंकि उसमें सवाल ही वैसे थे, तो पीएससी अब वापस भेजेगा जीएडी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में हम गवर्नर साहब को वो भेज दे, एलजी साहब को, और वो अप्रूव हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो ये जहाज तनवीर सादिक ने सज्जाद गनी लोन पर भी सख्त तनकीद की और इल्जाम आयद किया है कि सज्जाद गनी लोन बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं और अब वो एक ब्लॉगर भी बन गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि सज्जाद साहब और बीजेपी के आपस में एक गठजोड़ है। जो जम्मू से वो बोलते हैं उसका अपोजिट सज्जाद साहब बोलते हैं, जो सज्जाद साहब बोलते हैं जानबूझ के। अगर इन लोगों ने 2014 में एक ही कैबिनेट में नहीं बैठे होते तो 2019 नहीं हुआ होता। 2019 नहीं हुआ होता तो जिस चीज से जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जूझ रहे हैं शायद वो नहीं होता। तो सज्जाद साहब को पहले अपने गिरेबान में जाकर चाहिए, और क्योंकि अब वो ब्लॉगर है, मुझे लगता है वो अब आपकी जगह भी लेने वाले हैं, तो मुझे लगता है उनसे यही मोदबाना गुजारिश होगी कि आप ये फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, या तो इतनी हिम्मत रखिए कि दिल्ली वालों को बोलिए कि दिल्ली वालों ने जिस तरह गलतियां की हैं उस गलतियों को बेटा, क्योंकि देखिए इस सब चीज में कोई भी राजभवन को कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, कोई दिल्ली को कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि उनको पता है।
श्रीनगर में 120 से करीब मुर्दा मुर्गियां मिलने के वाक़े का भी जिक्र करते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि वो इस मामले पर मुतल्लिका वजीर से बात करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस वाक़े की बाकायदा इंक्वायरी शुरू की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, एक सिटीजन के हैसियत से ये कंसर्न तो है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ नुकसान हो गया है जम्मू कश्मीर के, और खासकर कश्मीर के जो इकोनॉमी पे। जब ये रॉटन मीट का इशू हुआ, रेस्टोरेंट्स में लोग नहीं जाते, लोग एक्चुअल मीट नहीं लेते हैं क्योंकि डर है, और उस डर को दूर करना हमारा फर्ज है। और अब जब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है तशवीशनाक तो है। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो डिपार्टमेंट इस पे कर रहा है, और मैं कोशिश भी कर, कोई मॉर्टेलिटी नहीं है, कोई सिक चिकन नहीं है। आप, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ये न्यूज़ सुनी है, मैं आप इसके बाद ही जो इसके कंसर्न मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, और अगर एक सर्टिफिकेट दी गई है उसके बावजूद ये चिकन कैसे। चाइल्ड एंड मैटरनिटी अस्पताल अनंतनाग में मुबैना तौर पर लापरवाही का अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जिसके दौरान 25 साल खुशबू जान की मौत वाकया हो गई है। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि अस्पताल में बरवक्त और मुनासिब इलाज न मिलने के बायस खुशबू जान की जान बचाई न जा सकी। वाक़े पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए MLA अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने कहा है कि इस मामले की जामी और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे हसास वाक़यात में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए। अहल खाना ने भी हुकूमत से अपील की है कि वाक़े की फौरी जांच कराई जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक को यकीनी बनाया जा सके। क्या नामरियातन खेनस रोपये कोरनस नामरियातन इलाज कोरनस बटवार दह सर्जरी रात कित नेक 3 बज रोज दोपहर से इन्फेक्शन बजान कड़ो इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन तम कित पे कोर इलाज बटवार दह बच्ची खुशबू जान नाथवर कोर्मुत ये डिलीवरी खतर तो बटवार दह 4 बज कर डिलीवरी तम खतर कोर C-section पत कर पे बासो प्रॉब्लम इंटरनल ब्लीडिंग। अक्सर वाक़ात यहाँ पे हमारे ज़िला अनंतनाग में होते रहते हैं। अक्सर ये शिकायतें हैं कि यहाँ पे नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा हो। डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो रात को नहीं होते, रात को वो स्टूडेंट्स होते हैं। कुदरती बात है, ये नेचुरली है कि कुदरती जो पढ़ने के लिए आएगा तो उसको बेचारे को ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी किया, मैंने मीटिंग्स में कहा, मैंने असेंबली में कहा, एक बिल लाई मैंने कि एक सीनियर डॉक्टर होना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।